हेलो दोस्तों, फाइनली आप सभी के लिए राजस्थान बोर्ड क्लास 12th हिस्ट्री 22 मार्च 2025 को आप सभी का इतिहास यानी हिस्ट्री का पेपर है। और इस हिस्ट्री पेपर के लिए जितने भी रामबाण प्रश्न हैं यानी रामबाण पेपर के जो रामबाण प्रश्न हैं वो आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इतिहास 22 मार्च 2025 पेपर के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आज की इस क्लास में हल करवाने वाला हूँ। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जो डायरेक्टर जो जनरल थे वो कौन थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस आपको 22 मार्च 2025 के पेपर में हुबहू जो यहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, कनिंघम, व्हीलर, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे भारतीय जो पुरातात्विक सर्वेक्षण। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम इस भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण है उससे संबंधित हम बात करेंगे कि ये जो है यहाँ पर क्या है। तो ये क्या है, एक सरकारी एजेंसी है। क्या है, एक सरकारी एजेंसी है। ठीक है, सरकारी एक एजेंसी है। अब इस एजेंसी का जो कार्य है क्या है या इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1861 में इसकी क्या हुई थी, भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण है उसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ध्यान रखना है 1861 में हुई थी। अब यहाँ पर इसके जो यहाँ पर पहले जो डायरेक्टर जो जनरल थे यही इसके क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। यानी इसका जो सही आंसर है वो है कनिंघम। यानी हम बात कर रहे हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, यहाँ पर हम एक एक प्रश्न के जितने भी यहाँ पर प्रश्न बन रहे हैं, अति लघुत्रात्मक प्रश्न या इधर की जितने भी जानकारी है, हम एक प्रश्न को डिटेल में आंसर जानेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। या इससे रिलेट में भी कोई प्रश्न बनता है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसलिए ये पेपर आप सभी के लिए रामबाण रहने वाला है और इस पेपर से काफ़ी सारा यहाँ पर आपके जो प्रश्न है वो क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जो डायरेक्टर जो जनरल थे वो कौन थे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। और ये एक कौन थे, ब्रिटिश सेना अधिकारी थे। देखो प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, कैसे कौन थे, तो ब्रिटिश सेना अधिकारी थे। कौन थे यहाँ पर, कनिंघम है वो ब्रिटिश सेना अधिकारी थे। देखिए जो भारतीय जो पुरातात्विक जो सर्वेक्षण है इसका कार्य कि जो देश में यहाँ पर पुरातात्विक जो अनुसंधान होते हैं, जो सांस्कृतिक जो ऐतिहासिक स्मारक होते हैं उनके संरक्षण और उनके यहाँ पर परिरक्षण, ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण होता है। ठीक है, अब इनको जो यहाँ पर पुरातात्विक की क्या माना जाता है, जनक भी माना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इनसे संबंधित, इस प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने आप सभी को दे दी है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, किस राजवंश के शासकों ने अपने नाम के आगे क्या लगाया, देवपुत्र लगाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं देवपुत्र की जो उपाधि है वो यहाँ पर लगाया। तो जो कुषाण वंश, कौन सा वंश, कुषाण जो वंश है, इस वंश के जितने भी शासक थे इन्होंने अपने आगे क्या लगाया, देवपुत्र जो है यहाँ पर उपाधि का उपयोग किया। तो कौन से हैं, कुषाण वंश। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण क्षत्रियों की द्रव्य को का हनन करने वाला बताया है। तो वो जो यहाँ पर कौन था, ठीक है, तो गौतमी पुत्र जो है यहाँ पर श्री सातकर्णी, रुद्रदामन, सम्राट अशोक, ठीक है, और या फिर यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौन था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू जो यहाँ पर मिलने वाले हैं, कहाँ पर मिलने वाले हैं, 22 मार्च 2025 के पेपर में, हुबहू हिस्ट्री के पेपर में आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कि इस शासक में स्वयं को अनूठा ब्राह्मण क्षत्रियों को दर्प का हनन करने वाला बताया है। तो किस शासक को बताया, तो इसको आंसर आप इस क्लास के बाद, इस क्लास को देखने के बाद आपको कमेंट करना है। दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया। देखिए दास प्रथा, और दास प्रथा के बारे में आप बहुत ही अच्छे से क्या होंगे, वाकिफ होंगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर फ्रांसवा जो ब्रनियर है, ठीक है, इसी ने क्या किया, विदेशी जो यात्रा ने, यही जो एक विदेशी यात्री था और इसने दास प्रथा के बारे में बहुत ही अच्छे से क्या किया है, वर्णन किया है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं मीराबाई के जो गुरु है वो कौन थे, कबीर थे, रामानंद थे, रविदास थे या फिर शंकर देव थे। बिल्कुल ही सिंपल है। और ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू क्या कहाँ मिलने वाले हैं, एग्जाम के पेपर में आपको मिलने वाले हैं। अपने जीवन काल में 14 बार अजमेर दरगाह की जियारत करने वाला मुगल सम्राट कौन था।
कौन था? देखिए बहुत ही सिंपल है और ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में मिलेंगे। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता जो है यहाँ पर कब मिलती है? ठीक है, हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में जो मान्यता है वो कब मिलती है? नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कृष्ण देवराय जो द्वारा रचित जो यहाँ पर ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है? तो वो कौन सा है? तो राज तरंगिणी जो है यहाँ पर ग्रंथ है जो कि कृष्ण देवराय के द्वारा रचित है। और ये किस नगर के यहाँ पर शासक थे? तो ये विजयनगर के शासक थे। किससे थे? विजयनगर। हाँ, वही जो हरिहर जो बुक्का वाला जो है यहाँ पर शासन है, हरिहर बुक्का वाला, और वही है विजयनगर, और उसी के शासक थे कृष्ण देवराय और उन्हीं के द्वारा रचित ग्रंथ है राज तरंगिणी। ठीक है, आइन ए अकबरी की जो रचना है वो किसने की थी? आइन ए अकबरी जो है इसकी रचना किसने की थी? अमीर खुसरो के द्वारा। अब हम बात कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को सॉल्व करवा रहा हूं मैं और उन्हीं की जो यहाँ पर डिटेल में आंसर जानने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके 100% 22 मार्च 2025 के पेपर में आएंगे। सो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं यहाँ पर हल नहीं करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत सिद्धांत हड़प नीति किसने लागू की? अब इसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी चाहिए होगी और मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, क्योंकि यहाँ से आपको एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव मिलेगा ही मिलेगा, एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी आपको मिलेगा और एक आपको लघुत्रात्मक प्रश्न भी मिलेगा। यहाँ से आपकी 5 से 6 मार्क्स का यहाँ पर एक प्रश्न जरूर आएगा। तो देखिए विपगत जो सिद्धांत है या जो हड़प जो नीति है वो किसके द्वारा लागू की गई थी? तो आप सभी को पता होगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या की थी? लागू की गई थी। अब यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना, व्यक्तक नीति है क्या या फिर हड़प जो नीति है वो क्या है? ठीक है, तो इनके द्वारा लागू की इनका जो यहाँ पर नीति लागू करने का वर्ष रहा है वो 1848 से यहाँ पर 1856 के बीच में इस नीति को यहाँ पर लागू किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 1848 से 1856 तक इस नीति को लागू किया गया। यहाँ पर हड़प नीति से क्या अभिप्राय है? ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस नीति के बारे में जानकारी। ठीक है, तो इस नीति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हड़प नीति यानी होता ये था कि जो कंपनी के अधीन जितने भी राज्य थे, यदि किसी राज्य के शासक के संतान नहीं थी, ठीक है, यानी उत्तरदायित्व, स्वाभाविक उत्तरदायित्व यदि उत्तराधिकारी नहीं था, यानी किसी शासक के संतान नहीं थी, तो वो किसी अन्य को गोद लेकर किसी मतलब शासक के पद पर उसको यहाँ पर उसका शासन जो है यहाँ पर राज्याभिषेक नहीं कर सकता था। वो क्या होता था, वो जो राज्य है वो कंपनी के अधीन यानी जो यहाँ पर अंग्रेजों के अधीन चला जाता था। यदि किसी शासक के संतान नहीं थी तो वो जो उस शासक की मृत्यु के बाद जो राज्य है वो कंपनी के अधीन चला जाता था। और ये जो नीति थी वो हड़प नीति थी और व्यक्तिगत नीति भी कहते हैं। ठीक है, और ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई और यहाँ पर इसका जो रहा है किसके मध्य जो लागू हुई, 1848 से 1856 के मध्य लागू की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 100% एक प्रश्न आएगा। एक यहाँ पर शब्द मिलता है, ये जो सिद्धांत है इस नीति को डॉक्ट्रिन, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, ठीक है, लेप्स ये भी कहा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस नीति व्यक्तिगत जो सिद्धांत है हड़प नीति, इसमें ऐसे कौन से राज्य आए जिन्होंने इस नीति मतलब हड़प नीति के शिकार बने? तो मैं आपको बात बताऊंगा। सबसे पहले सतारा राज्य इस नीति की हड़प में आया और हड़पा गया। जेतपुर है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी जितने बता रहा हूँ नोट कर लीजिएगा, 100% आपको यहाँ से एक प्रश्न मिलने वाला है। उदयपुर है, ठीक है, उदयपुर भी आ गया। ठीक है, उदयपुर है, झांसी है, ठीक है, झांसी जो है वो भी यहाँ पर इसके हड़प में आ गया। ठीक है, नागपुर है वो भी आ गया। तो ये जो राज्य थे, ठीक है, सतारा, जेतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सब हड़प नीति के क्या बन गए? शिकार बन गए। तो यहाँ से आपको इतना यहाँ पर याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई और इस कपास आपूर्ति संघ की स्थापना क्यों की गई? ठीक है, एक एक्स्ट्रा मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं। अब यहां पर 1857 में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई। अब इस आपूर्ति संघ की स्थापना का जो मुख्य जो उद्देश्य था, देखिए किसी भी संघ का कोई ना कोई जो इसकी स्थापना का क्या होता है, उद्देश्य जरूर होता है। उद्देश्य तो हो गई, बिना उद्देश्य के किसी संघ की स्थापना क्या है? असंभव है। ठीक है, आपका
यहाँ पर बात करेंगे 1857 में इस संघ की स्थापना होती है, कपास आपूर्ति संघ। कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कपास का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से ही इसकी क्या की गई, इस संघ की स्थापना 1857 में की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, 100% आ सकता है। ठीक है, हल को जीवन का प्रतीक माना गया है, तो जोतदार के द्वारा जो है इस हल को क्या माना गया है, जीवन का प्रतीक माना गया है। भारतीय स्वतंत्रता के समय वाइसराय कौन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन था, जिसने भारत का किया था, विभाजन किया था, दो देश बन गए, भारत और पाक। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना भी क्या थी, इसके बारे में प्रश्न आएगा। तो वो जो वाइसराय था वो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। संविधान सभा की चर्चाओं में जो मुद्रित रिकॉर्ड कितने खंडों में प्रकाशित किए गए हैं, तो 11 खंडों में प्रकाशित किए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न है वो भी आपको पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही हुबहू आपको प्रश्न 22 मार्च 2025 इतिहास के पेपर में मिलने वाला है। और ये जो मैं पेपर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, काफ़ी जो रामबाण प्रश्न आपके यहाँ से क्या होने वाले हैं, रट लेने, जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रश्नों को रट लेना है। 100% आपको इतिहास के पेपर में मिलेंगे। अशोक के धम्म के जो सिद्धांत हैं, अशोक का धम्म अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना, अशोक के धम्म के बारे में, उसका सिद्धांत थे, कैसे सिद्धांत थे, तो यहाँ पर कैसे सिद्धांत थे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अशोक का जो धम्म था वो अहिंसावादी सिद्धांत पर आधारित था, यहाँ से एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, अहिंसावादी था, सत्यवादी था, कैसा था, सत्यवादी था, करुणा पर आधारित सिद्धांत था, किस पर आधारित था, करुणा पर था। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आप इन तीनों में से एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। जाति आधारित है, तो किस पर आधारित है, जाति जन्म पर आधारित है, यानी एक जन्म आधारित है, क्या है, जन्म आधारित है। ठीक है, अर्जित नहीं है, प्रदत्त है, जाति क्या है, प्रदत्त है। प्रत्येक गोत्र एक नाम पर होता था, किसके नाम पर होता था, तो ये प्रत्येक जो गोत्र होता था वो वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न 100% आएगा। वैदिक ऋषि के नाम पर क्या होता था, प्रत्येक गोत्र होता था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी से पहले जो यहाँ पर शिक्षक हो चुके थे, ठीक है, तो 29 हो चुके थे। ठीक है, 29 तीर्थंकर। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वन व्यवस्था का पालन न करने वाले प्रवासी समुदायों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, विजयनगर के सभी राज्य आदेशों पर कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष। ठीक है, श्री, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था, क्या अंकित होता था, श्री विरूपाक्ष जो है शब्द अंकित होता था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। खेती व्यक्तिगत सिद्धांत पर आधारित थी, खेती किस पर आधारित थी, व्यक्तिगत सिद्धांत पर आधारित थी। कौन से सिद्धांत पर आधारित थी, तो मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। खेती जो है व्यक्तिगत मिल्कियत जो है सिद्धांत है उस पर यह आधारित थी, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम बात करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपको हुबहू 22 मार्च के पेपर में अति लघुत्रात्मक प्रश्न से मिलेंगे, जिनका आपको उत्तर या तो एक शब्द में देना है या एक पंक्ति में देना है, आपको ज़्यादा वर्णन नहीं करना है, चाहे आपको कितना भी उस प्रश्न से जुड़ी जानकारी हो, जो पूछा गया है उसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के लेखों में महलुआ जो शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अब यहाँ पर आपको मेसोपोटामिया से किसी प्रकार का कोई यहाँ पर बातें नहीं लिखनी है, आपको लिखनी है महलुआ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये जो शब्द है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आपका सीधा सटीक स्पष्ट आंसर क्या होगा कि ये जो शब्द है वो सिंधु घाटी, ठीक है, सभ्यता के लिए क्या हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। तो बिल्कुल ही सिंपल है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब हम बात करें महलुआ शब्द। महलुआ शब्द जो है एक सुमेरियन भाषा का क्या है, एक नाम है, ये अतिरिक्त इसकी जानकारी हो जाएगी। किसका नाम है, कौन सी भाषा का नाम है, सुमेरियन भाषा का क्या है, एक नाम है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। महलुआ सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयुक्त हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है, श्रेणी जो है उससे क्या अभिप्राय है। तो श्रेणी का जो अर्थ सीधा सा अर्थ है कि किसी वस्तु या व्यक्ति, ठीक है, कोई वस्तु है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसका निर्धारण उसके गुणों के आधार पर करना। ठीक है, उसकी जो विशेषता है गुणों के आधार पर, उसके स्वरूप के आधार पर उसको वर्गीकृत करना जो है वो क्या आ जाएगा, श्रेणी में आ जाएगा। देखिए श्रेणी शब्द एक सामान्य भाषा का आप सभी को शब्द होगा। देखिए श्रेणी किसे कहते हैं, श्रेणी एक वर्गीकरण है, क्या है, एक वर्गीकरण का क्या है, एक मापन कह सकते हैं, एक मापक है वर्गीकरण का। ठीक है,
तो ये आपसे समझ लेना है। 5वीं शताब्दी के किस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता था। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, सांडाल कौन थे, काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न आपको हुबहू जो है यहाँ पर 22 मार्च 2025 हिस्ट्री के पेपर में आपको हुबहू मिलने वाला है। यहाँ पर हम बात करेंगे चांडाल कौन थे। सांडाल से जुड़ा एक प्रश्न आपको पेपर में 100% आपको देखने को मिलेगा। तो भारत में रहने वाले ऐसे लोग, ठीक है, ये ही भारत के क्या थे, निवासी थे। भारत में रहने वाले ऐसे लोग, भारत में रहने वाले ऐसे लोग थे, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको समझिएगा। तो यहाँ पर चांडाल भारत में रहने वाले ऐसे लोग थे जिनको अछूत व बहिष्कृत माना जाता था। कैसा माना जाता था, ध्यान से शब्द दोनों सुनिएगा, अछूत माना जाता था और कैसा माना जाता था, उनको बहिष्कृत माना जाता था, यानी किसी प्रकार का उनको मान मर्यादा उनकी नहीं थी। तो वो थे यहाँ पर कौन थे, चांडाल। अब सांडाल के स्थान पर कौन कौन से आप नाम प्रयुक्त हो सकते हैं या किस किस रूप में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, या तो सांडाल कौन थे ऐसा पूछा जा सकता है और सांडाल का दूसरा नाम याद रखिएगा, शमशान पाल। कौन थे, शमशान पाल। तो शमशान पाल भी ऐसे ही लोग थे जो कि अछूत और बहिष्कृत माने जाते थे। एक और थे डोम, ठीक है, क्या माना जाता था, डोम, तो इसका भी अर्थ यही है। और एक है अतवासी, तो ये भी क्या है, सांडाली है। तो ये आपको यहाँ पर इसकी जो समानार्थी जो यहाँ पर पर्याय है वो भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है वो कौन सा है। किस विदेश यात्री ने मुगल कालीन शहरों को क्या कहा, शिविर नगर कहा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वो कौन था, तो वो था फ्रेकोइस ब्रनियर। कौन था, फ्रेकोइस ब्रनियर, फ्रेकोइस ब्रनियर, ठीक है। जो फ्रेकोइस जो ब्रनियर था वो था जिसने क्या कहा, विदेश यात्री ने मुगल कालीन जो शहर थे, जो शिविर नगर थे, उनको क्या शिविर नगर कहा है। तो किसने कहा था, वो विदेश यात्री था फ्रेकोइस ब्रनियर ने कहा था। अब हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए, तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। तो तालीकोटा का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया और किन के मध्य लड़ा गया, ठीक है। 100% यहाँ पर तालीकोटा युद्ध से एक प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर 23 जनवरी को लड़ा गया था, 23 जनवरी 1565 में इस युद्ध को लड़ा गया था। लड़ने वाले थे विजयनगर साम्राज्य था, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा, विजयनगर साम्राज्य, और उसके सामने दक्कन सल्तनत थे, ठीक है, दक्कन के सल्तन, ठीक है, सल्तनत, ठीक है, उनके बीच में यहाँ पर ये लड़ा गया था। 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब और क्यों मनाया, तो यहाँ पर 22 दिसंबर को मनाया। कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को मनाया था, ठीक है ना। मोहम्मद अली जिन्ना के संदर्भ में इस दिवस को मनाया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना के कांग्रेस से संबंधित यहाँ पर एक विवाद है, उसी से संबंध में यहाँ पर इस मुक्ति दिवस को मनाया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। देखिए, प्रश्नों को करने का एक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगा बढ़िया, ठीक है। हर प्रश्नों को करने का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर को आप समझिएगा, ठीक है। देखिए, लघुतरात्मक प्रश्न, सबसे पहले हम बात करेंगे लघुतरात्मक प्रश्न के बारे में। तो इनकी उत्तर सीमा कितनी है, 50 शब्द है, यानी आपके लगभग 3 से 4 पंक्तियों में या इससे अधिक में आप इसके उत्तर को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी वर्णन कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक प्रश्न है कि जैन धर्म के 5 महाव्रत क्या है। तो देखिए, एक तरीका तो ये होगा, ठीक है, एक तरीका तो ये होगा कि आप 500 के 500 जो महाव्रत है वो एक साथ ऐसे लिख लेंगे, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का कोई आपको सीक्वेंस आपको पता नहीं है। एक आप लिखेंगे, एक एक पंच महाव्रत को लिखेंगे, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था। तो जितना आपको ये जो ऐसे जो प्रश्न होंगे, देखिए इतिहास विषय में, इतिहास विषय एक व्याख्यात्मक विषय है, लेकिन आपको प्रश्न के उत्तर व्याख्यात्मक आपको नहीं देने हैं, उनको आपको उत्तर को पॉइंट वाइज, ठीक है, पॉइंट वाइज और सटीक आंसर देने की कोशिश करनी है। स्पष्ट लिखेंगे, सटीक लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो 100% आपके नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। जैसे पंच महाव्रत है तो आपको पॉइंट बना लिया, पहले महाव्रत का, फिर दूसरे महाव्रत का, फिर तीसरे महाव्रत का, इस प्रकार से आपको लिखना है। सांची के स्तूप को संरक्षण किसने प्रदान किया, तो बिल्कुल ही सिंपल, आपको 3 से 4 इसको शब्दों पंक्तियों में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार से अल्बुरिन के लेखक कार्य की 2 विशेषताएं लिखनी है। तो पहली विशेषता आ गई, दूसरी विशेषता आ गई,
पॉइंट में आप बनाकर लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे आपको नहीं लिखना है लाइन टू लाइन, यानी निबंध की भांति आपको आंसर देने की कोशिश नहीं करनी है। आपको जितना आप लघुतरात्मक प्रश्न में पॉइंट वाइज आंसर देंगे उतने आपके मार्क्स कैसे आएंगे, बहुत ही बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मनसबदारी जो व्यवस्था है वो क्या थी। जितने भी यहाँ पर मैं प्रश्न अभी बता रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। 100% 22 मार्च 2025 के पेपर में वो आपको मिलने वाला है। मंदिर स्थापत्य में गोपुरम जो है उसका क्या महत्व है। देखिए आपने देखा होगा, ये मान लीजिए मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर है और यहाँ पर होता है जो होता है वो होता है गोपुरम। क्या होता है, गोपुरम। अब इसका महत्व क्या है, कोई ना कोई ये क्यों बनाया जाता है, क्यों यहाँ पर फालतू तो नहीं बनाया जाता, किसी ना किसी चीज़ का, हर चीज़ का क्या होता है, महत्व होता है। तो गोपुरम का आपको बहुत ही अच्छे शब्दों में आपको क्या बताना है, महत्व बताना है। जमा और हासिल में क्या अंतर है, पहाड़ी लोगों की आजीविका संतालों की आजीविका से किस प्रकार भिन्न थी। भांडा जो पत्र है वो संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखनी है। 1857 की क्रांति में शाहमल के योगदान का संक्षिप्त वर्णन करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी लघुतात्मक प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। ध्यान रखना है, आंसर को जितना आप सटीक लिखेंगे, जितना पॉइंट वाइज लिखेंगे, उतने आपके नंबर बेस्ट आपको मिलेंगे। अति लघुतात्मक प्रश्न में एक पंक्ति में आंसर दीजिए या एक शब्द में आंसर दीजिए, बिल्कुल सटीक आंसर दीजिए। इधर गिधर की बातें आपको कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, फालतू आपको टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में जेम्स प्रिंसेप के शोधकार्यों का योगदान बताइए। यहाँ पर आपको आंसर तो पॉइंट वाइज ही लिखना है, ध्यान रखिएगा। ऐसे जो प्रश्न होंगे जो दीर्घ उत्तरीय होंगे, जिनकी उत्तर सीमा कितनी होगी, लगभग 100 शब्द होगी, आपको आंसर तो पॉइंट वाइज ही लिखने हैं। जैसे अशोक के धम्म की नीति, लेकिन आपको मान लीजिए अशोक के धम्म के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर जितनी भी आपको अशोक के धम्म से संबंधित जितनी भी जानकारी है, आप सभी जानकारी इसमें लिख सकते हैं। आपको कोई प्रकार का, किसी भी प्रकार का निषेध नहीं है, किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है शब्द सीमा के अनुसार ही आंसर को लिखना है। अशोक के धम्म से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसकी क्या नीति थी, पहले नीति के 2 पॉइंट लिखिए, फिर अशोक के धम्म से संबंधित 2 पॉइंट लिखिए। इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। इसी प्रकार से भारतीय महाद्वीप में, उपमहाद्वीप में सृष्टि सिलसिले के प्रचार पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। ठीक है, 1857 की क्रांति की जन क्रांति की संख्या क्यों दी गई। इसी प्रकार से टिप्पणी कीजिए असहयोग आंदोलन पर, गोलमेज सम्मेलन पर, क्रिप्स मिशन पर, चंपारण सत्याग्रह पर। तो ये आपको टिप्पणी भी करनी है। असहयोग, देखिए असहयोग आंदोलन यहाँ से, असहयोग आंदोलन यहाँ से, ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, यहाँ से तो एक प्रश्न आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 1919 का था, 1929 का था और ये 1942 का था। तो यहाँ से आपको 100% एक प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, या तो असहयोग आंदोलन, तो यहाँ से आपको टिप्पणी में भी मिल सकता है। फिर गोलमेज सम्मेलन जो है उसके बारे में आपको मिल सकता है। क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन जो मिशन है, माउंटबेटन जो योजना हुई थी जो विभाजन की, उससे एक आपको प्रश्न 100% मिलेगा ही मिलेगा। चंपारण सत्याग्रह, यहाँ से भी आपको एक प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो यहाँ से भी आपको एक प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी आप सभी के लिए। फिर आपको लास्ट में मानचित्र, ऐतिहासिक स्थलों का मानचित्र भी आपको मिलेगा। तो ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 22 मार्च 2025 पेपर के लिए रामबाण प्रश्न पत्र। आगे भी आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके क्या कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक्स।